स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 11 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिनियल ग्रंथि। तो ये जो पिनियल ग्रंथि होती है, ये हमारे जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि है जो कि हमारा जो शरीर है उसकी जैविक घड़ी यानी कि जो हमारी सर्केडियम रिदम है उसको नियंत्रित करती है। तो जैविक घड़ी का मतलब होता है जो भी हमारे 24 घंटे का जो भी शरीर के अंदर का जो भी टाइमर है ना, उसको कंट्रोल करना। जैसे कि जब हमें कब सोना है, ठीक है, हमें कब उठना है, हमारे शरीर का जो तापमान है या फिर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करने का जो टाइम होता है, ठीक है, ये सब कौन करता है? ये हमारे सिस्टम के अंदर में जो मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो हमारी जो पिनियल ग्लैंड है ये क्या करती है? ये ब्रेन के अंदर में हमारी होती है और मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसको यही रिलीज करती है। तो दिन के समय में क्या होता है, लाइट जो है वो हमारी आंखों से हमारे दिमाग में जाती है और जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये क्या होता है, ये थोड़ा कम बनता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है एक्टिव रहते हैं। और जैसे मान लीजिए अंधेरा जब होता है तो उस समय क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं उसमें अंधेरा सा होता है जिसकी वजह से दिमाग तक रोशनी कम पहुंचती है, जिसकी वजह से ये जो मेलेटोनिन है ये ज़्यादा बनता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। तो इसलिए जो हमारी पिनियल ग्रंथि है इसे हम लोग जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। हमारा जो एड्रेनल ग्रंथि है ये हमारी किडनी के ठीक ऊपर होती है और ये क्या करती है, जो भी हमारे एड्रेनल और जो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो बनाती है, ठीक है। इसे हम लोग लड़ो और उड़ो के नाम से भी जानते हैं। जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे गले के अंदर में स्थित होती है और जो थायरोक्साइन हार्मोन होता है ना उसको बनाती है ये। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसएमटीपी। तो एसएमटीपी की जो फुल फॉर्म है वो हमारी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या काम करता है, ये ईमेल सेंड करने का काम करता है। और हमारा जो एचटीटीपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जितने भी हमारे जो वेब के पेजेस होते हैं ना उनको ओपन करने के लिए यूज होता है। एफटीपी होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जितनी भी हमारी फाइल्स को अपलोड करना होता है या फिर डाउनलोड करना होता है ना उसके लिए यूज होता है ये एफटीपी। और हमारा जो टीसीपी है ये हमारा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन में हमारी दो स्टेटमेंट दी है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। पहली स्टेटमेंट है एसएलआर बढ़ाने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट सकती है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो एसएलआर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई कस्टमर है, ठीक है, अब इसने क्या किया, बैंकों के पास में पैसे जमा कराए। अब बैंक के पास में ऐसे ही काफ़ी सारे जो कस्टमर है उनके पैसे आए, अब बैंक क्या करेगा, इन कस्टमर को ब्याज देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, मान लो बैंक के पास में 1000 रुपये टोटल इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, अगर एसएलआर हमारी जो होती है वो अगर मान लो 20% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एसएलआर कौन कंट्रोल करता है हमारा, ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक एसएलआर की जो रेट होती है उसको बताता है कि कितने परसेंट एसएलआर रखनी है, ठीक है। मान लो आरबीआई ने 20% की एसएलआर रखी, तो अब क्या होगा, बैंकों को आरबीआई के पास में टोटल 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है, किसके पास में, आरबीआई के पास में, एज ए एसएलआर। तो एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारा एसएलआर अगर बढ़ता है तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें रखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारी एसएलआर क्या थी, मान लो 20% थी, तो हमें मान लो यहाँ पर 200 रुपये रखने पड़े। अगर मान लो हमारी यहाँ पर एसएलआर 30% हो जाए तो यहाँ पर हमें 300 रुपये रखने पड़ते, ठीक है। तो बैंक की जो है लोन देने की कैपेसिटी घट जाएगी ना, क्योंकि बैंक के पास में पहले 1000 रुपये पूरे थे, ठीक है। अब बैंक चाहता तो ये 1000 रुपये पूरे से दे सकता था ना लोन देने के लिए लोगों को, लेकिन अब उसे क्या है, 200 रुपये बैंक को जमा करने पड़ रहे हैं। अब उसमें कितने पैसे बचे, 800 रुपये ही बचे देने के लिए। तो बैंक को भी हमारी ऋण देने की क्षमता घट गई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर स्टेटमेंट सेकंड है हमारी, एसएलआर का संबंध बैंकों द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियां रखने से है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बैंक इसे किस फॉर्म में रखेंगे, इसे गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं, कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंक जो है खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे और जो भी डिपॉजिटर हैं उनको उनके पैसे दे सकें। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों हमारी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसे जंग प्रतिरोधक बनाना। स्टेनलेस स्टील क्या है, ये हमारा एक तरीके का एलॉय है, यानी कि एक मिश्र धातु है, ठीक है। इसके अंदर जो बेस मेटल हमारा होता है वो हमारा आयरन यानी कि
Fe होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, लगभग 10.5% जो है वो क्रोमियम मिलाते हैं, और कभी कभी हम लोग इसके अंदर में जो निकेल होता है ना वो भी मिलाते हैं। इसके अलावा जो मोलिबोडेनियम है वो भी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज़ हो सकें। तो ये जो हम इसमें क्रोमियम मिला रहे हैं, तो वो क्यों मिला रहे हैं, ताकि जो क्रोमियम है वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है, और उससे क्या करता है वो, तो वो हवा के साथ मिलकर इस मेटल की सरफेस के ऊपर में एक बहुत मजबूत पतली क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें जो गलत वाला है वो बताना है। इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा EPI पर्यावरणीय प्रदर्शन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो EPI हमारा होता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसी कंट्री का जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस होता है वो मेजर करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये एयर की क्वालिटी देखता है, इसके अलावा जो पानी है या फिर जो हमारा क्लाइमेट चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको देखता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन बी है हमारा HDI मानव विकास, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि HDI जो है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये क्या मेजर करता है, ये देखता है कि जो हमारी एजुकेशन यानी कि हमारी जो शिक्षा है, इसके अलावा जो हमारी हेल्थ है वो कैसी है, और जो हमारी इनकम है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम जो है वो कितनी है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन सी है हमारा GII नवाचार, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि GII की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। ये क्या करता है, ये किसी कंट्री की जो इनोवेशन कैपेसिटी है ना और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करता है। ऑप्शन डी है हमारा MPI मुद्रास्फीति, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि MPI की फुल फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये क्या करता है, ये जो भी हमारी हेल्थ, एजुकेशन और जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है ना उसको मेजर करता है, ना कि जो मुद्रास्फीति है, ठीक है। मुद्रास्फीति को कौन मेजर करेगा, जो हमारा CPI होगा या फिर जो हमारा WPI होगा। CPI हमारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो हमारा WPI है ये हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो हमारा इसमें गलत वाला पूछा था, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी मैदानों में। तो लू जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखी हवा होती है। ये बेसिकली जो मई और जून के जो महीने होते हैं उसमें चलती है, जब जो नॉर्थ इंडिया है ना उसमें जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये बेसिकली हमारे उत्तर पश्चिमी मैदान में चलती है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा ये जो इलाका है ना, जो हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये इसमें चलती हैं। संसद के दोनों सदनों की भिन्न भिन्न शक्तियों के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 110। तो जो आर्टिकल नंबर 110 है ये मनी बिल को डिफाइन करता है, ठीक है। मनी बिल के केस में जो लोकसभा और जो राज्यसभा हैं इनकी पावर जो है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये आर्टिकल दोनों हाउस की जो डिफरेंट पावर्स हैं उनको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता है। सरकार के जितने भी खर्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो मनी बिल के अंदर होते हैं, ठीक है। मनी बिल को जो है लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, इसे जो है राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। लोकसभा के पास करने के बाद में तो फिर लोकसभा क्या करेगी, इस मनी बिल को सीधा राज्यसभा के पास में भेज देगी, ठीक है। अब राज्यसभा इस बिल को जो है रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, ना ही इसमें कोई संशोधन ला सकती है, ठीक है। ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है अपनी। तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक इस बिल को रोक पाएगी। इसलिए मनी बिल का जो मामला है इसमें जो लोकसभा है उसके पास में ज़्यादा पावर है। कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। इसको हम लोग रेगुर मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर में क्या होता है, चिकनी मिट्टी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर जो पानी होता है ना उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रोक सकती है। तो इसमें हमारी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध भारतीयों को न्यायिक अधिकार देने से था, हमारा बिल्कुल ठीक है। तो सन 1883 के अंदर में जो इल्बर्ट थे ना, इन्होंने क्या किया था, इस बिल को प्रस्तुत किया था। इस बिल का उद्देश्य क्या था, जितने भी हमारे जो भारतीय न्यायाधीश थे वो जो यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक हैं उनके जो आपराधिक मामले हैं ना उनको सुन सके। इसलिए ये जो बिल है ये भारतीयों को न्यायिक अधिकार और न्यायिक समानता देने से संबंधित था। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारी, इस विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को बल दिया, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत में रहने वाले जो यूरोपीय लोग थे ना वो इस बिल का तीव्र विरोध कर रहे थे। उनका तर्क ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय लोगों का निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसी विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को बल दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों जो है सही हो जाएंगे इसमें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी है हमारा स्थायी सदन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो राज्यसभा है हमारा, यही से हम लोग स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट हाउस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो इसके सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो हमेशा के लिए हो गया, नहीं। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्थायी सदन का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये जो है हमारे लोकसभा की तरह भंग नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा स्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के समय भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व चुने गए थे? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये वर्ष 1973 के अंदर में हुई थी। के अंदर में शुरुआत में जो सरकार थी उसने टोटल 9 टाइगर रिजर्व को चयन किया था। ठीक है, इसमें थे हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा हमारा मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, फिर हमारा सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, फिर हमारा कान्हा जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है, कान्हा नेशनल पार्क, हमारा मेलघाट जो कि महाराष्ट्र में है, पलामू जो कि झारखंड में है, रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में, और जो बांदीपुर है ये हमारा कर्नाटका में है। तो टोटल हमारे 9 जो टाइगर रिजर्व थे ये चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये क्या है? ये चट्टानों को काट कर बनाई गई 30 बौद्ध गुफाओं का समूह है। ठीक है, इसे साल 1983 के अंदर में विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। इसके साथ साथ ताजमहल, आगरा का किला और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसको भी पहली बार इसी सूची में शामिल किया गया था। भारत का कौन सा बायोस्फेरिक रिजर्व 3 राज्यों में विस्तृत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। ये हमारे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। इसके अलावा हमारा जो सुंदरबन है ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। हमारा जो मानस है ये कहाँ पर है? ये हमारे असम के अंदर है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो हमारा नौकरेक है ये हमारे मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो झारखंड जो है ये भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार और जो प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहाँ का जो धनबाद जिला है ना, इसके अंदर में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला जो कोकिंग कोयल है, यानी कि बिटुमिनस कोयल, ठीक है, ये मिलता है। और इसके अलावा जो बोकारो और जो गिरिडीह जो कि झारखंड में है, ये राज्य के अन्य जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जीके जी सीरीज का पार्ट 11 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।